स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सब्जेक्ट है आपका इंडियन पॉलिटी। तो देखिए, यहाँ से हम जो है अपनी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी से। और इंडियन पॉलिटी में सबसे पहला जो हम आपका टॉपिक कवर करेंगे या जो चैप्टर कवर करेंगे वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी इस नए चैप्टर की। इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की और इंडियन पॉलिटी के पोर्शन की। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की। यदि हम बात करें भारत के संवैधानिक विकास की, तो इस पूरे चैप्टर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं, आइए उन्हें समझते हैं। तो देखिए, दो भाग इसमें आपके बनते हैं। कौन से? एक भाग तो आता है जो कंपनी का शासन जब रहा। तो देखिए, एक भाग आपके पास आता है, कौन सा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, कंपनी का शासन यानी कंपनीज रूल। जब भारत पर कंपनी का शासन था, ये कब से कब तक रहा? तो ये होता है आपके 1773 से 1858। इसमें हम आपके 1773 से लेकर के 1858 तक के जितने भी नियम आए थे उनके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरी ओर हमें बात करनी है क्राउन रूल की, यानी कि महारानी के शासन की या ताज के शासन की। तो देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दूसरा है महारानी का शासन। कब आया था, कैसे आया था, वो हम आपसे इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो महारानी का जो शासन या क्राउन रूल जिसे कहा जाता है, ये कब से? तो ये आपके 1858 से लेकर के और हमारी आज़ादी यानी कि 1947 तक जितने भी अधिनियम आए उनके बारे में हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। अब इसको जब हम बात करेंगे तो दो अलग अलग भागों में बांटा जाएगा, जो हमने आपके सामने विभाजित भी कर दिया है। कौन कौन से नियम आए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, कब कब आए। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपके पास जो कंपनी का शासन है, इसमें सबसे पहले आपके पास आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ से शुरुआत होती है। पहले इनकी एक आपको लिस्ट बता देते हैं, उसके बाद में एक एक करके सभी के प्रावधानों को अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सबसे पहले आता है। फिर यदि हम बात करें तो इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। कौन सा आता है? 1784 में आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर यदि हम बात करें तो और कौन कौन से एक्ट आए, इसके बाद में आपका 1793 का चार्टर एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है? फिर आपके आता है कौन सा? चार्टर एक्ट 1793। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद होनी चाहिए। फिर यदि हम बात करें तो इसके बाद में आता है आपका 1833 का चार्टर, 1813 का चार्टर एक्ट। कौन सा आता है? इसके बाद में आपका चार्टर एक्ट 1813 आता है। फिर आपके आता है चार्टर एक्ट 1833 आता है। फिर यदि हम बात करें इसके अलावा तो आपके आता है चार्टर एक्ट 1853। कौन सा आता है? इसके बाद आता है आपका चार्टर एक्ट 1853। तो ये आपको यहाँ तक
याद रखने हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि कंपनी के शासनकाल में कौन कौन से एक्ट आए, किस वर्ष में आए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। कौन कौन से थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। फिर 1857 की क्रांति हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 1857 की क्रांति। और जब 1857 की क्रांति हो जाएगी तो उसके बाद आपके क्या आएंगे? महारानी का शासन लागू हो जाता है और फिर आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे वे आते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कौन से की बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या था वो हम आपको हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं काफ़ी अच्छे से। फिर आगे अभी डिटेल में हम बात करेंगे इन सभी के बारे में। इसके बाद फिर आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। कौन सा आता है? देखिए यहाँ से इसे हटा लेते हैं और बात करेंगे फिर हम किसकी? भारत परिषद अधिनियम 1861 की। फिर इसके बाद कौन सा आता है? तो देखिए फिर आगे जब हम चलते हैं तो इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। कौन सा आता है? इसके बाद आपको देखने को मिलता है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद आपका आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर जिसे आप मॉडले-मिंटो रिफॉर्म या मॉडले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। कौन सा आता है? फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि 1929 में भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। तो इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। इसके बाद में कौन सा लाया जाता है? तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद में कौन सा आता है? इसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। कौन सा आता है? इसके बाद में आपके आता है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। आगे हम इसके बारे में अच्छे से बात भी करेंगे। फिर आपका अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। कौन सा आता है? फिर आता है आपका जिसके तहत हमें आज़ादी मिली, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए सबसे पहले आपको ये विभाजन समझ में आना चाहिए कि जो भारत का संवैधानिक विकास है
वो आप ये नहीं कह सकते कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा बनी और तब से ये प्रारंभ हुआ। ये उससे पहले से प्रारंभ हुआ, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आया। जब कंपनी का शासन भारत पर था तब से ये चलता आया, और फिर महारानी के शासनकाल में भी चला। यानी कि इससे आप क्या समझ सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो एक दिन में नहीं बना। इसकी नींव जो है अंग्रेज़ों ने अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने नींव इसकी रख दी थी। जैसे हमने आपको इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ाया कि अंग्रेज सन 1600 में भारत में सिर्फ एक व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन बाद में प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, और इन युद्धों को जीतने के बाद वे यहाँ के शासक या राजा बन गए। और जब अंग्रेज़ों के पास, जैसे कि उनकी कंपनी के पास यहाँ का शासन आ गया, तो उस कंपनी पर भी जो है समय समय पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद जो है वो कानून बनाकर, यानी कि एक्ट्स बनाकर भेजती थी, जो कि आपके हमने पहले पार्ट में दिखाए हैं। कंपनी का जो शासन रहा 1773 से 1858 तक के जो भी एक्ट्स आए वो ब्रिटिश संसद ने समय समय पर बनाकर कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, कि कंपनी जो है उनके हिसाब से भारत को चलाए, उस हिसाब से वो भेजे। और उन्हीं से कहीं ना कहीं हमारे संविधान का एक ढांचा बनना तैयार हुआ, जिसे हमने दो हिस्सों में बांटा, 1857 की क्रांति से पहले और 1857 की क्रांति के बाद में। अब यहाँ पर हम इनकी डिटेल में जो है चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इनके जो प्रावधान थे उन्हें हम देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला वाला पार्ट है आपका कंपनी के शासन वाला, उसके साथ हम शुरुआत करेंगे और वहाँ पर हम बात करेंगे किसकी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे कंपनी का शासन, जिससे आपको यह चीज़ स्पष्ट रहे हर बार कि आप कंपनी के शासन के समय जो प्रावधान आए उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। कंपनी का शासन। अब सबसे पहले आप इसमें किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। किसकी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखिए, एक नंबर है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला कदम था जब अंग्रेज़ों ने कंपनी को कंट्रोल करना शुरू किया। तो देखिए, इसके बारे में एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये पहला कदम जब अंग्रेज़ों, यानी कि उनकी संसद ने, अंग्रेज़ों ने कंपनी को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, यानी कि प्रारंभ किया। देखिए, अपन बाइलिंगुअल यानी कि मिक्स लैंग्वेज में चलेंगे, जिससे कि आसान से आसान तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएँ। अब हम बात करेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, इसके क्या क्या प्रमुख प्रावधान या प्रोविजंस थे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके प्रावधानों की। प्रावधान या फिर प्रोविजंस, क्या क्या प्रावधान लाए गए इसमें। तो देखिए, सबसे पहला प्रावधान क्या था। सबसे पहला प्रावधान था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए, पहला प्रावधान क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था वो अब क्या हो गया था, बंगाल का गवर्नर अब हो गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का क्या बन गया था, वो बन गया था बंगाल का गवर्नर जनरल।
यानी कि अब वो क्या हो गया था, अब वो हो गया था जी से जी हो गया था। क्या हो गया था, जी से जी हो गया। तो ये आप याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जनरल से गवर्नर जनरल, डबल जी लग गए थे उसमें, तो थोड़ा याद करने में आपको आसानी रहेगी। फिर यदि हम बात करें तो इसी के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना, ये भी एक फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। इसके तहत पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बनता है, वो बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बनता है, तो देखिए यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। फिर दूसरा प्रावधान क्या था, दूसरा प्रावधान था कि साहब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं जीजी यानी कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों यानी कि मेंबर्स की एक क्या बनाई गई, कार्यकारी परिषद। क्या बनाई गई थी, कार्यकारी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ये आपको इसका प्रोविज़न याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और इस जो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी या कार्यकारी परिषद बनी, इसका कार्यकाल कितना था, इसका कार्यकाल था 5 वर्ष। कितना, तो देखिए बनाई गई, जिसका कार्य यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, इसका कार्यकाल कितना था, इसका कार्यकाल था 5 ईयर्स यानी कि 5 वर्ष का इसका कार्यकाल था। तो ये आपको यहाँ पर याद रहेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके तहत एक और प्रावधान था, वो प्रावधान क्या था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो इसके तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो देखिए यहाँ पर और क्या था इसमें, तो देखिए 1774 में उच्चतम न्यायालय किसकी, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही 1774 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें क्या प्रोविज़न था, इसमें एक तो था आपका चीफ जस्टिस प्लस 3 जज। तो ये आप याद रखिएगा कि उस समय पर क्या संख्या रखी गई, एक चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश और 3 अलग जज थे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। फिर तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके प्रोविजंस हैं वो याद रखने हैं। एक और फिर प्रोविज़न क्या था, एक प्रोविज़न इसके तहत ये था प्रावधान कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। क्या था, एक यहाँ पर था कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार
और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध, यानी कि बैन लगाया। ये आपको 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यानी कि इसके प्रावधान याद रखने हैं। क्या था कि और ये क्यों हुआ, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने पर रोक क्यों लगाई गई? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंपनी जो है हर महीने पैसे मांगने लगी हर साल वहाँ की संसद से कि हमें पैसा दीजिए, कंपनी घाटे में है। संसद को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी इतनी कमाई कर रही है फिर भी घाटे में है। फिर पता चला कि वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है और जो अधिकारी हैं कंपनी के, वो कंपनी के व्यापार की बजाय अपना निजी व्यापार करने लग गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोविजंस हमें सीधे सीधे याद रखने हैं, लेकिन यदि आपको इनमें दिक्कत आए तो देखिए, क्योंकि हर चीज़ की ट्रिक तो है लेकिन आप इतनी सारी ट्रिक भी याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ट्रिक हम जो है यहाँ पर लिखा देते हैं, जिससे एक बार यदि आपको आंसर ना भी आए या कन्फ्यूजन हो जाए तो ट्रिक से आपको याद रहे। तो देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक है कि 73 में रेगुलेटर लगाकर क्या किया गया? 73 में रेगुलेटर लगाकर हेस्टिंग्स ने कोर्ट बनाया। हेस्टिंग्स ने कोर्ट बनाया। तो देखिए, इससे आपको ट्रिक से क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें याद हो जाएंगी, जैसे कि 73 में रेगुलेटर लगाकर, इससे क्या पता चला कि 1773 में कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट। और लगाकर हेस्टिंग्स ने कोर्ट बनाया, यानी हेस्टिंग्स कौन था? तो आपको याद आ जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का, यानी कि इसमें एक प्रावधान बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने का था। और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट बनाया जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जज हुआ करते थे। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आपको वहाँ पर यहाँ से याद आ जाएंगी। तो अब देखिए, ये आपको जो पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वो अच्छे से समझ में आया होगा, उसके सारे प्रावधान आपको समझ में आए होंगे। अच्छे से हमने आपको आराम से एक एक चीज़ लिखाई है। इसी प्रकार से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे किसकी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? तो देखिए, पहला ये आपका हो गया रेगुलेटिंग एक्ट, और अब बात होगी आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, दूसरे नंबर पर है पिट्स। देखिए, इसको हम एक काम करते हैं, अगले पेज से ही ले लेते हैं पूरा, वहाँ पर आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो अगले पेज पर ही चल लेते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो देखिए, दूसरा आपका आता है 2 नंबर पर, कंपनी के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम इसकी यहाँ पर बात करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था साहब कि जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां रह गई ना, उनको दूर करना। जब समय बीता तो अंग्रेज़ों को एक चीज़ समझ में आई कि रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ कुछ कमियां हैं जिनका फ़ायदा अभी भी कंपनी के लोग उठा रहे हैं। तो इसका मुख्य जो लाने का कारण था वह क्या था? वह था आपको क्या करना था? रेगुलेटिंग
एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था। अब हम बात करेंगे इसके जो प्रावधान थे उनके ऊपर। देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके प्रावधान या प्रोविजंस के ऊपर। क्या क्या मुख्य प्रावधान थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के। तो देखिए सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था यहाँ पर आपको जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया, यानी कि उनका पृथक्करण किया गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या आता है, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण इसमें किया गया। इनका क्या किया गया, पृथक्करण किया गया। पृथक्करण किया गया। कैसे किया गया, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो व्यापारिक मामले थे, यहां पर देखिएगा व्यापारिक मामले, इसके लिए व्यापारिक मामलों को देखने के लिए किसका गठन किया गया, इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। किसका, तो इसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। अंग्रेजों ने कहा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगा वो क्या करेगा, वो आपके जो व्यापारिक मामले हैं उनकी देखभाल करेगा, वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि जो राजनीतिक मामले हैं, कौन से थे, जो राजनीतिक मामले थे, उनके अनुसार राजनीतिक मामले कौन देखेगा, राजनीतिक मामले जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य, कितने सदस्य, 6 सदस्य। ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो देखिए ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब आगे यदि हम बात करें इसमें, तो एक आपको क्या याद रखना है, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए वो इसका दूसरा प्रावधान है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है कि भारत में कंपनी के अधीन जितना भी क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार क्या कहा गया, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक जो आपसे
पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए पहला वाला तो था ही, दूसरा वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यहाँ पर और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। फिर यदि हम बात करें तो तीसरा प्रावधान इसमें क्या था पिट्स इंडिया एक्ट में, तो देखिए तीसरा प्रावधान था इसमें कि जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद जो थी, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाई गई, उसमें 4 सदस्य थे, उनकी संख्या को घटाकर यहाँ पर 3 कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 4 से 3 कर दी गई। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गवर्नर जनरल को यहाँ पर युद्ध, संधि, राजस्व और रियासतों से जुड़े निर्णयों का अधिकार भी दिया गया। तो देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है, गवर्नर जनरल को क्या क्या अधिकार दिए गए? युद्ध, संधि, इसके अलावा राजस्व व रियासतों से जुड़े अधिकार दिए। जुड़े अधिकार मिले। तो एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए फिर कुछ नॉर्मल पॉइंट हैं, जैसे कि देशी रियासतों से यदि युद्ध या संधि हो तो कंपनी के निदेशकों से पूर्व अनुमति अनिवार्य है। इस प्रकार की कुछ चीज़ें भी वहाँ पर जोड़ी गई। लेकिन हमें तो जो मुख्य मुख्य 4 प्रावधान हैं वो यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? पहला कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया, अलग अलग कर दिए गए, जिसमें व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था, राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। तो देखिए ऐसे याद रखिए, पॉलिटिक्स यानी सत्ता, और जिसके पास में सत्ता होगी वो कंट्रोल कर पाएगा। तो इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? राजनीतिक मामले देखा करता था, जिसमें 6 सदस्य थे। फिर भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार क्या किया गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, और गवर्नर जनरल को युद्ध, संधि, राजस्व व रियासतों से जुड़े जो मामले थे उनके अधिकार दिए गए। अब देखिए पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा उस टाइम पर जो ब्रिटिश पीएम था, यहाँ पर याद रखिए, क्या पता आपसे पूछ लिया जाए, तो उस टाइम का ब्रिटिश पीएम कौन था? विलियम पिट्स। उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, विलियम पिट्स। उसके नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रख दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसके सारे प्रावधान, प्रोविजन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम अगले, जो तीसरा एक्ट था। कौन सा था? तीसरा एक्ट आपका आया था जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, तो वो था आपका 1793 का चार्टर अधिनियम। कौन सा था? तो देखिए तीसरा यहाँ पर हम बात करेंगे चार्टर एक्ट या अधिनियम 1793, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए
इसके माध्यम से क्या हुआ, जो ये चार्टर एक्ट आया 1793 का, इसके माध्यम से जो आपकी ब्रिटिश संसद थी उसने क्या किया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो शासन संबंधी अधिकार थे उनको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। फिर इसके अलावा और क्या क्या कुछ मुख्य प्रावधान थे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, सबसे प्रावधानों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इसके प्रावधान देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेन प्रावधान है जो आपको इसमें याद रखना है वो आपका क्या है, वो है कि यहाँ पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या था पहला ही नियम इसमें प्रावधान, कि कंपनी के अधिकारों को 20 ईयर्स यानी 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसीलिए तो जो आपका अगला चार्टर एक्ट आता है वो कब आता है, 1813 में आता है, क्योंकि 20 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। फिर यदि हम इसमें बात करें तो और क्या प्रमुख, यदि आप देखें कोई ऐसा प्रावधान तो वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है चार्टर एक्ट 1793 में। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, सामान्य सी चीज़ें थी। मुख्य जो एक पॉइंट है वो आपको यही इसमें याद रखना है कि 20 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया था कंपनी के शासन को भारत में। फिर हम बात करेंगे आपके अगले, और जो चौथा चार्टर था कौन सा था, वो था आपका 20 साल बाद आया चार्टर एक्ट 1813। कौन सा था, देखिए चौथा आपके पास आता है चार्टर एक्ट 1813। 20 वर्ष बाद ये आया था, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसमें प्रावधान देख लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट। पहला प्रावधान क्या था, देखिए सबसे पहला प्रावधान था कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार की जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्या कर दिया गया था, कंपनी के व्यापार में एकाधिकार यानी कि मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है, सिर्फ चाय और चीन के अलावा, यानी कि पूरे उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। कर दिया गया सिर्फ चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, होता क्या है कि जब ब्रिटेन के लोग देखते हैं कि यार ये कंपनी तो बहुत पैसा कमा रही है,
तो वो अपनी सरकार पर दबाव डालना प्रारंभ करते हैं कि साहब आपने सिर्फ इन्हीं की मोनोपोली कर रखी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और काम नहीं कर रहा है, कोई काम कर नहीं सकता है, तो इसके लिए अब आप हम लोगों को भी अलाउ कीजिए, हम भी पैसा कमाएं। विरोध होने लगा तो सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने क्या किया, कंपनी की जो भारत में व्यापार को लेकर एकाधिकार था यानी मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया। लेकिन चाय का जो व्यापार है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चीन के साथ व्यापार भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ये चीज़ उसमें रखी गई। तो ये आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या किया गया, इसके तहत पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। क्या किया गया था, तो देखिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान इसमें जो है रखा गया था। खर्च करने का प्रावधान, और इसका क्या हाल हुआ था वो हमने आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में बताया ही है कि ये प्रावधान सिर्फ कहने के लिए रखा गया। 1 लाख रुपए हर साल आते रहे, लेकिन वो 20 साल तक कोई काम आए ही नहीं। कंपनी ने अंत में जवाब दिया कि साहब हमें तो समझ में ही नहीं आया कि इनका क्या यूज़ करें भारत में, तो वो बस फंड की तरह जमा होते गए। इसके अलावा देखिए तीसरा इम्पोर्टेंट प्रावधान, तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरा ही एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या हुआ, इसमें पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, पहली बार ईसाई जो मिशनरियां थीं ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे या प्रावधान थे जो आपको याद रखने हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा यदि हम देखें तो देखिए आपको मुख्यतः जो ये 3 हैं ये याद रखने हैं, और ये जो चार्टर एक्ट है 1813 का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसके सारे ही प्रोविजंस ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। अब इन तीनों को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक भी काम में ले सकते हैं। देखिए वैसे आपको ट्रिक की बजाय डायरेक्ट ही चीज़ों को याद रखना है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें ट्रिक के थ्रू आपको याद रह जाती हैं या फिर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो देखिए ट्रिक आपको याद रखनी है, 13 में चाय चीनी पीकर, क्या हुआ, 13 में चाय चीनी पीकर क्या किया गया, 1 लाख की पढ़ाई और धर्म बदला। 1 लाख की पढ़ाई करवाई और धर्म बदला। तो देखिए इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं, जो 1813 का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट है। तो देखिए ट्रिक में क्या है, 13 में चाय चीनी पीकर, तो यहाँ से क्या याद आ जाएगा, 1813 में
चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1 लाख की पढ़ाई, यानी पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए सालाना खर्च करने हैं, ऐसा प्रावधान लाया गया। और धर्म बदला, यानी कि पहली बार ईसाई जो मिशनरियाँ थीं उनको यहाँ पर प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। तो इस प्रकार से आपको यह याद रहेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, अगला जो आपका 5वां एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, और जो आपका 5वां एक्ट है, 5वां कौन सा है, देखिए 5वां है आपके पास चार्टर एक्ट 1833। तो देखिए चार्टर एक्ट 1833 जो आया, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान लाए गए, जोड़े गए, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, ये केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक काफ़ी बड़ा कदम था। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। अब इसके जो प्रावधान हैं उनकी यदि हम बात करें तो देखिए क्या क्या प्रावधान थे। तो देखिएगा प्रावधान कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका जो पहला प्रावधान था बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो क्या था, तो देखिए वो था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। तो देखिए यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या बन गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखनी होगी कि फिर पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वो बना आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बनता है, वो बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सबसे पहला प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट कि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया, अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और कौन बना पहला भारत का गवर्नर जनरल, तो वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या प्रावधान थे उनके ऊपर। तो देखिए फिर यहाँ पर दूसरा प्रावधान क्या था यहाँ पर, तो दूसरा प्रावधान था कि साहब जो पूरे देश की शासन प्रणाली है वो कैसी होगी, अब केंद्रीकृत होगी। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, केंद्रीकरण किया गया, जो कि हमने आपको अभी इसकी शुरुआत कर रहे थे तब भी बताया। क्या किया गया यहाँ पर हमने आपको बताया कि शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, यानी कि जो ज़्यादातर पावर्स थी वो किसके हाथ में दी गई, वो दी गई जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, इम्पोर्टेंट है। फिर इसकी तरह यदि हम बात करें तो और क्या क्या आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी के जो समस्त व्यापारिक कार्य थे वो भी समाप्त कर दिए गए। अब उसे सिर्फ क्या करना था, अब कंपनी को सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क यानी कि प्रशासनिक कार्य ही करने थे। तो देखिए ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्रावधान है यहाँ पर कि कंपनी के व्यापारिक कार्य
पूरी तरह बंद कर उसे कौन से कार्य दिए गए, उसे कौन से प्रशासनिक कार्य दिए गए। उसे कौन से सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्य दिए गए। यानी कि अब कंपनी कोई व्यापार नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य जो है कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए अब कंपनी जो है क्या बन चुकी है, पूरी तरीके से शासक के रूप में अब सामने आ चुकी है। अब तक तो वो व्यापारी भी थी और शासक भी थी, लेकिन अब पूर्ण रूप से एक शासक के रूप में वो सामने आ चुकी है। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर किया गया था, और वो प्रावधान क्या था कि जो गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी यानी परिषद थी, उसमें एक लॉ मेंबर यानी कानूनी सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। तो देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद में एक लॉ मेंबर यानी कि कानूनी या विधि सदस्य को और जोड़ा गया, कानूनी सदस्य को जोड़ा गया। कानूनी सदस्य को जोड़ा गया। देखिए पहले 4 मेंबर की काउंसिल बनी, फिर 3 की कर दी गई, अब वापस से 4 की करी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चौथा जो है वो आपके कानूनी क्या है, कानूनी मेंबर है यानी कि लॉ मेंबर है। और यदि हम बात करें तो पहला लॉ मेंबर कौन बना, तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए फर्स्ट लॉ मेंबर बनता है लॉर्ड मैकॉले। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम आपको लिखा दे रहे हैं साथ के साथ, जिससे आपको ये याद रहें, इसी के साथ में ही आप कनेक्ट करते हुए इन्हें याद रख सकें। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद करते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो इस एक्ट में ही नियुक्तियों के लिए जितनी भी योग्यताएं थी उनमें से भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। एक और प्रावधान क्या याद रखना है कि नियुक्तियों के लिए जो भी अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी अभी वास्तविकता में कितना हुआ होगा इसका तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज तक ये चीज़ भारत से इतनी गई नहीं है, तो उस टाइम तो क्या ही गई होगी, लेकिन बस एक प्रावधान था संबंधी मानदंड अपना मानदंड अपनाए गए एवं भेदभाव समाप्त किया गया नियुक्तियों में, ऐसा इसमें प्रावधान था। तो ये आपको प्रावधान के रूप में याद रखना है कि ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। 5 हम आपको बता चुके हैं, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो देखिए 6वां प्रावधान क्या था,
दास प्रथा, जो स्लेवरी सिस्टम था, उसको, दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अवैध घोषित किया गया। और फिर बाद में दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1843 में लाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट, 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा इसका क्या किया गया, के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो देखिए यहीं पर आप हिपोक्रेसी की सीमा देख लीजिए कि जो अंग्रेज दूसरों को गुलाम बना रहे हैं, दास बना रहे हैं, वो एक उसी देश में दास प्रथा को भी समाप्त कर रहे हैं। तो कितनी आयरॉनिक और हंसने वाली बात है, ये आप अपने आप में ही समझ सकते हैं। तो एक यहाँ पर छठा इसका मुख्य प्रावधान ये हो गया। फिर यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसका अंतिम प्रावधान क्या था, उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए 7वां प्रावधान इसका क्या कहता है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, कि परिषद को राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार दिए गए। परिषद को राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार दिए गए। ये इसका 7वां प्रावधान आपको यहां पर याद रखना है। तो देखिए यहां पर हमने कौन सा देखा, आपका यहां पर आपने देखा है चार्टर एक्ट 1833, जिसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। सबसे पहला कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वे बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। सारी जो पावर्स थी अधिकतर वो जो गवर्नर जनरल था उसके हाथों में चली गई। कंपनी के व्यापारिक कार्य को पूरी तरह से बंद करके उसे सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्य दे दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में एक लॉ मेंबर यानी कानूनी सदस्य को जोड़ा गया। और पहले लॉ मेंबर कौन थे, लॉर्ड मैकॉले। फिर नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाए गए कि साहब इस पोस्ट के लिए ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए जिससे भेदभाव समाप्त हो। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में एलनबरो के द्वारा, फिर इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंधी पूर्ण अधिकार दिए गए थे। ये इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आपके 1853 के चार्टर एक्ट की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, तो देखिए अब आपके 6वां जो एक्ट है उसकी तरफ हम चलते हैं। और वो है आपका कौन सा, तो देखिए 6वें नंबर पर है आपका चार्टर एक्ट 1853। इसके आने के बाद तो बिल्कुल गदर ही मच गया था, क्रांति हो गई थी पूरे भारत में। तो देखिए ये सबसे पहली चीज क्या है, ये कंपनी राज का अंतिम चार्टर है। देखिए कंपनी राज का अंतिम चार्टर। अब इसके हम प्रावधानों की बात करेंगे एक एक करके। अब देखिए एक एक करके हम इसके
प्रावधानों की बात करते हैं। सबसे पहला इसमें जो प्रावधान किया गया उसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग किए गए, यानी विधायी और प्रशासनिक जो शक्तियां थीं, विधायी या कार्यपालिका की शक्तियों को पहली बार अलग किया गया था। तो देखिए सबसे पहला प्रावधान क्या कहता है। पहला प्रावधान आपको कहता है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को अलग किया गया। विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों का क्या किया गया, पृथक्करण किया गया। पृथक्करण यहां पर किया गया था। ये दोनों अलग अलग शक्तियां यहां पर विभाजित कर दी थीं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विधान परिषद जो थी उसमें 6 नए सदस्य भी जोड़े गए थे, उसकी भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर सिविल जो सेवक थे उनकी भर्ती के लिए एक ओपन प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता जो है, ओपन कंपटीशन शुरू किया गया। एक एक करके अब इन्हें लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रावधान क्या था, तो देखिए दूसरा प्रावधान यहाँ पर क्या था। दूसरा प्रावधान था कि विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई, तो देखिए विधि निर्माण यानी कि लॉ बनाने के लिए, विधि निर्माण यानी लॉ मेकिंग। तो देखिए यहाँ पर कई कई जगह हम आपको इंग्लिश के वर्ड्स भी लिख दे रहे हैं जिससे याद करने, कनेक्ट करने में आसानी रहे। विधि निर्माण या लॉ मेकिंग के लिए क्या किया गया, देखिएगा इसके लिए जो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका इसका क्या था, दूसरा प्रोविजन था, इंपॉर्टेंट है। इसे ही आगे चलकर भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। तो देखिए यही क्या बनी, यही आगे चलकर भारतीय या केंद्रीय यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद के नाम से जानी जाने लगी। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, इसमें कुल सदस्य कितने हुआ करते थे, तो देखिए इसमें कुल सदस्य होते थे आपके कितने, 12। टोटल 12 मेंबर्स इसमें हुआ करते थे। कौन कौन, तो देखिए इसमें 12 सदस्यों में एक तो आपके गवर्नर जनरल हो गया स्वयं, फिर कौन हुआ करता था, इसके अलावा प्रधान सेनापति हो गया,
प्रधान सेनापति हो गए। फिर और कौन हुआ? फिर कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य हो गए। कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य। इसके अलावा यहाँ पर आपको 6 सदस्य और देखने को मिलते हैं। कौन कौन थे? ये 6 सदस्य जो हैं, देखिए आपसे पूछा जा सकता है यहीं से क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें इसी प्रकार के डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 6 सदस्यों में बम्बई, बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश, या माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इसके अलावा एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस व एक कोई और अन्य जज, ये सभी इसमें शामिल थे। तो देखिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा केंद्रीय विधान परिषद के बारे में कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, क्या क्या चीज़ें थीं, ये आप यहाँ पर ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे यदि हम बात करें तो देखिए तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न क्या था, जिसकी हमने आपसे बात भी की और इम्पॉर्टेंट भी है हम लोगों के लिए। तो देखिए तीसरा और बेहद इम्पॉर्टेंट कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु ओपन कंपटीशन यानी खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ। तो देखिए सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता। पहले तो सिर्फ अंग्रेजी हुआ करते थे, अब कहा कि साहब आप भारतीय भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खुली प्रतियोगिता यानी कि ओपन कंपटीशन, यानी कि कोई भी इसे दे सकता है। जो है वो उस समय प्रारंभ किया गया। तो ये आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति की गई। देखिए चौथा प्रावधान क्या कहता है? चौथा प्रावधान कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति। आज भी हम देखते हैं जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बाकी राज्यों में क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक यहाँ पर याद रखिए कि इससे पहले जो पिछले प्रावधान में हमने जो विधि सदस्य था, लॉ मेंबर था, जो ऐड किया था, उसको अब यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया था। तो देखिए विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का क्या बना दिया गया था? स्थायी सदस्य बना दिया गया था। स्थायी सदस्य बनाया गया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो
और आप क्या याद रख सकते हैं, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो देखिए एक पॉइंट और है, वो भी याद रख लीजिएगा। क्या कहता है छठवां प्रावधान कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जिनमें से ये भी याद रखिएगा 6 की नियुक्ति जो है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती थी। जिनमें से 6 की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये जो चार्टर एक्ट 1853 है, कंपनी के द्वारा लाया गया आखिरी चार्टर, ये भी आपका पूरा होता है। तो देखिए ये अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या क्या प्रावधान थे। सबसे पहला, गवर्नर जनरल की जो परिषद के विधायी एवं कार्यपालिका की जो शक्तियां थीं उनको अलग अलग किया गया। विधि निर्माण यानी लॉ मेकिंग के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई थी, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, जिसमें कुल 12 सदस्य थे। एक गवर्नर जनरल, एक सेनापति हो गया। कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 सदस्य हो गए। फिर 6 सदस्य थे जो कि बम्बई, बंगाल, मद्रास, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक अन्य जज थे। इसके अलावा फिर सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य को परमानेंट कर दिया और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या थी उसे 24 से घटाकर 18 कर दिया गया था। तो देखिए आज की जो क्लास है उसमें हमने आपकी इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग की। उसमें हमने भारत के संवैधानिक विकास को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको कंपनी के द्वारा जो अधिनियम लाए गए उनको आज की क्लास में कंप्लीट कराया है। इससे आगे जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लाए गए थे उनको हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के जो एक्ट हैं उनके साथ।